वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर अमर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट में। बेटा आज अपन लोग जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अपन ने बायोटेक्नोलॉजी का जैव प्रौद्योगिकी चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के जैव प्रौद्योगिकी चैप्टर के कुछ MCQs जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बेटा इन MCQ की खासियत ये है कि इसी MCQ के अंदर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन देखने को मिलेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन भी इसी स्लाइड के साथ में मैं आपको दे दूंगा। तो ज़रूर इस स्लाइड को आप लोग सेव करके रखिएगा और अपने पर्सनल स्टडी के लिए ज़रूर काम में लीजिएगा। बढ़ते हैं अपन पहले चैप्टर के लिए, पहले क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से आपको सामने देखिएगा बेटा। बेटा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक कैंची का उदाहरण है? ये देखो बेटा बहुत ही शानदार इसका विजुअलाइजेशन दे रखा है कि एक DNA है उसको काट रहा है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा इसके अंदर एक केमिकल सीजर या मोलिकुलर सीजर का उदाहरण है। मोलिकुलर सीजर का उदाहरण क्या है? मोलिकुलर सीजर का उदाहरण क्या है? मोलिकुलर सीजर की बात कर रहा है वो या रासायनिक कैंची की बात कर रहा है? तो बेटा रासायनिक कैंची अपन सब जानते हैं कि रासायनिक कैंची अपन जो है वह प्रतिबंधन एंजाइम को कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा? प्रतिबंधन एंजाइम को अपन लोग रासायनिक कैंची कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को किसको कहते हैं बेटा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को अपन लोग कहते हैं रासायनिक कैंची। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा उदाहरण रासायनिक कैंची का है। अपन सब जानते हैं कि EcoR1 जो एक प्रतिबंधन एंजाइम है, यह भी एक रासायनिक कैंची है। हिंड थर्ड यह भी एक प्रतिबंधन एंजाइम है, अर्थात यह भी एक रासायनिक कैंची है। BAM1 है बेसिकली, यहां पर BAMH1, ठीक है, BAMH1, ठीक है, यह भी एक रासायनिक कैंची है। इसका आंसर क्या चला जाएगा बेटा? ऑल ऑफ दिस। क्लियर है बेटा? अब देखो बेटा इस स्लाइड का इंपोर्टेंस क्या है। जैसे ये स्लाइड आई इसके बाद आपको इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। देखो बेटा इसका उत्तर क्या चला जाएगा? उपरोक्त सभी क्या कह रहा है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लाइक EcoR1, हिंड थर्ड एंड BAM1 आर प्रॉपर्ली नोन एज मोलिकुलर सीजर और केमिकल सीजर बिकॉज दे कट DNA एट स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट। जैसे बेटा EcoR1 है, EcoR1 क्या करता है? EcoR1 किससे ऑब्टेन्ड होता है बेटा? एस्चेरिचिया कोलाई से ऑब्टेन्ड होता है। हिंड थर्ड जो है वह ऑब्टेन्ड होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से। BAMH1 जो है वह ऑब्टेन होता है बैसिलस एमाइलो लिक्विफेशियन से। तो बेटा इस तरीके से अपन लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये बेटा आप लोग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस देख रहे हैं कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंदर ये कह रहा है कि इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का उपयोग क्यों करते हैं? बेटा अपन सब जानते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के अंदर एक विशेष प्रकार का प्लाज्मिड होता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा? एक विशेष प्रकार का एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड होता है जिसका नाम है बेटा TI प्लाज्मिड। और TI प्लाज्मिड को अपन वाहक के रूप में काम में लेते हैं, एक वेक्टर के रूप में काम में लेते हैं। और वेक्टर किस लिए होता है? वेक्टर का उपयोग करते हैं बेटा जीन के स्थानांतरण के लिए, जीन के स्थानांतरण, जीन के ट्रांसफर के लिए उसका काम लिया जाता है। तो जो भी ऑप्शन में होगा DNA मानचित्रण, नहीं भाई DNA मानचित्रण के लिए नहीं करते हैं। DNA मॉडिफिकेशन, नहीं DNA के मॉडिफिकेशन के नहीं करते। बिल्कुल राइट, जीन के स्थानांतरण के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का काम में लिया जाता है। ये बेटा इसका एक्सप्लेनेशन है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस कई द्विबीजपत्री पौधों का रोगजनक है। ये अपन ने बताया भी था, ये केवल द्विबीजपत्री पादपों में जीन स्थानांतरण के लिए काम में लेते हैं। यह tDNA नामक DNA के एक टुकड़े को सामान्य पादप कोशिका में स्थानांतरित कर उन्हें ट्यूमर कोशिकाओं में बदल देता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में इसका उपयोग फसली पौधों में विदेशी जीन को स्थानांतरित करने के लिए एक वाहक या संवाहक के रूप में काम में लिया जाता है। ये बेटा देखना इसका विजुअलाइजेशन, बहुत ही कह रहा हूं इतनी शानदार स्लाइड्स प्रिपेयर की गई है। आप लोग देखिएगा हर क्वेश्चन के बाद उसका एक्सप्लेनेशन जो आंसर का है वो आपको स्लाइड के अंदर ही देखने को मिलेगा। आगे की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बेटा अपन सब जानते हैं कि PCR होता क्या है। बेटा PCR अपन कह सकते हैं यह क्या है बेटा?
इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन है। क्या है बेटा? इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन है। ठीक है, ये बेटा पीसीआर की मशीन होती है, ये इधर की तरफ आप देख रहे हो, ये आपको पीसीआर की मशीन देखने को मिल रही है, जिसको अपन लोग बोलते हैं बेटा थर्मोसाइक्लर। क्या बोलते हैं बेटा? थर्मोसाइक्लर बोलते हैं। तो पीसीआर का उपयोग कब करते हैं बेटा? अपन ने बताया था, अपन ने पढ़ा भी था कि जो पीसीआर है उसका उपयोग डीएनए खंडों के प्रवर्धन के लिए किया जाता है, डीएनए के एम्प्लीफिकेशन के लिए। तो देख लेते, डीएनए की पहचान नहीं बेटा, इसके लिए नहीं करते। डीएनए के रिपेयर के लिए, डीएनए मरम्मत के लिए नहीं करते, डीएनए के प्रवर्धन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लीव डीएनए के लिए अपन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज करते हैं। ये देखिएगा बेटा इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि पीसीआर एक ऐसी तकनीकी है जिसका उपयोग टैग पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करके प्रयोगशाला में डीएनए एक छोटे से टुकड़े की अरबों प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है। इसके 3 चरण होते हैं, अपन ने 3 चरण भी पढ़े थे, निष्क्रियकरण, तापानुशीतलन और विस्तार। 3 चरण कौन कौन से होते हैं बेटा? 3 चरण होते हैं। एक तो होता है डीनेचुरेशन, ये इसका पहला चरण है, एनिलिंग इसका दूसरा चरण है, और एक्सटेंशन इसका क्या है बेटा? 3 चरण है। ये देखो बेटा, ये आपको बता रहा है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन से क्या होता है? डबल स्ट्रैंड डीएनए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद एनिलिंग, एनिलिंग के अंदर क्या करते हैं बेटा? 2 प्राइमर जो है इसके ऊपर जोड़े जाते हैं, और टैग डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से ये जो आपको दिख रहा है ये बेटा क्या है बेटा? ये जो है वह है आपके टैग डीएनए पॉलीमरेज। और टैग डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? एक ही इसके बारे में भी अपने कहा था कि यह बहुत ही ताप स्थायी एंजाइम है। कैसा है बेटा? ताप स्थायी एंजाइम है, और इसको एक विशेष जीवाणु जिसका नाम है बेटा थर्मस एक्वेटिकस। क्या नाम है बेटा? थर्मस एक्वेटिकस। इस जीवाणु से प्राप्त किया गया था। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको स्लाइड्स बहुत ही अच्छी लगेगी। आगे देखते हैं बेटा, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। बैसिलस थुरिनजेनेसिस से बेटा, हालांकि इस चैप्टर के अंदर ये नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर है, लेकिन फिर भी अपन लोग देख लेते हैं कि बैसिलस थुरिनजेनेसिस से प्राप्त क्राई1 एंडोटॉक्सिन किसके विरुद्ध प्रभावी होते हैं? ये कह रहा है एक बैसिलस थुरिनजेनेसिस है, उससे एक क्राई1 जीन निकलता है। ये किसके लिए होता है बेटा? ये बेसिकली आपको अगर देखा जाए तो बॉल वर्म के लिए होता है। अभी आपको इस चैप्टर को क्वेश्चन आ गया है, आगे डिलीट कर लेंगे अपन इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, गोल्डन राइस। बेटा गोल्डन राइस ये भी इस चैप्टर का वैसे बेसिकली नहीं है। गोल्डन राइस जिसके अंदर विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होती है। गोल्डन राइस के अंदर क्या होता है बेटा? विटामिन ए की मात्रा जो होती है वह ज्यादा होती है। और गोल्डन राइस किसकी कमी को दूर करने के लिए किया जाएगा? विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए इसका प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, ये बेटा पूरा एक्सप्लेनेशन है इसका। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा, मानव इंसुलिन का व्यावसायिक उत्पादन किसकी एक पारजीनी प्रजाति से किया जाता है? बेटा याद रखना, जो मानव इंसुलिन को प्राप्त करने के लिए ई कोलाई जीवाणु को काम में लिया गया था। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा? ई कोलाई, ह्यूमन इंसुलिन। बायोटेक के 2nd चैप्टर के अंदर आएगा ये बेटा आपके। ठीक है, एक एली लिली कंपनी थी, बहुत ही शानदार बताया इन्होंने कि 1983 के अंदर एक अमेरिकन कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी का नाम था एली लिली। इसने क्या किया था कि जो मानव इंसुलिन होती है उसके अंदर 2 चेन होती है, एक होती है अल्फा चेन और एक होती है बीटा चेन। उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर अल्फा चेन और बीटा चेन का फॉर्मेशन किया था, और ई कोलाई को मारकर उसमें से ये अल्फा और बीटा चेन निकाल दी, और उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड का निर्माण करके मानव इंसुलिन का पुनर्योगज डीएनए तकनीकी से उसका निर्माण किया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा, आनुवंशिक अभियांत्रिकी क्या है? ये कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। अपन ने बताया था बेटा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी जीव के आनुवंशिक पदार्थ में फेरबदल किया जाता है ताकि उसमें नए लक्षण पैदा हो सके। ठीक है, ये देखो बेटा बहुत ही शानदार विजुअलाइजेशन, मतलब एक हाथ बताया, फोर्सेप बताया, और डीएनए के साथ वो जीन के साथ खेल रहा है। यही तो है, क्या है? अतिरिक्त केंद्रीय जीन का अध्ययन करने के लिए नहीं, ऐसा कृत्रिम विधि द्वारा जीनोटाइप में हेर फेर। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैनिपुलेशन ऑफ जीनोटाइप बाय आर्टिफिशियल मेथड। ठीक है, तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा? 2nd, जीनोटाइप में हेर फेर करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। आगे की तरफ बढ़ते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिक अभियांत्रिकी में कौन सी संरचना शामिल होती है? आनुवंशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग में इनमें से कौन सी संरचना शामिल होती है? प्लास्टिड नहीं बेटा, प्लास्टिड
का कोई यूज नहीं है। प्लाज्मिड, बिल्कुल सही बात है, किसका यूज होता है बेटा, और प्लाज्मिड का यूज होता है। और बेटा प्लाज्मिड क्या होते हैं बेटा, प्लाज्मिड अतिरिक्त गुणसूत्रीय, क्या होता है बेटा, अतिरिक्त गुणसूत्रीय वर्तुलाकार द्विरज्जु की डीएनए अणु होते हैं जिनमें स्वप्रतिलिपिकरण का गुण पाया जाता है। और आनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्लाज्मिड का उपयोग एज अ वेक्टर या वाहक के रूप में लिया जाता है। ये देखो बेटा, एक आपको बैक्टीरियल कॉलोनी दिख रही है, ये उसका आनुवंशिक पदार्थ जिसको अपन लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड, और ये आपको जो दिख रहे हैं ये क्या है बेटा, प्लाज्मिड है। ये क्या है बेटा, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को अपन कैसे यूज लेते हैं, एज अ वेक्टर काम में लिया जाता है। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, ये आंसर हो गया बेटा इसका, ये प्लाज्मिड बताया है बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज का उपयोग क्यों किया जाता है। क्या कह रहा है कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी में आरी का उपयोग, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग क्यों करते हैं। बेटा अपन सब जानते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होते हैं वो डीएनए को निश्चित नाइट्रोजन क्षार के बीच में से काटने का काम करते हैं। तो जो भी आंसर होगा, क्या कह रहा है, दे कैन डिग्रेड हार्मफुल प्रोटीन्स, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। दे कैन जॉइन डीएनए फ्रेगमेंट्स, नहीं, डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम का यूज किया जाता है। दे कैन कट डीएनए एट वेरिएबल साइट, नहीं बेटा वेरिएबल साइट के ऊपर नहीं करेंगे। दे कैन कट डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंस, क्या चला जाएगा आंसर, 4 चला जाएगा। ये हमेशा डीएनए को फिक्स स्पेसिफिक नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच में से काटने का काम करते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। बेटा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस अपन ने कहा था कि उल्टा सीधा एक समान, जैसे मैं कह रहा हूं टाटा, ये हो गया 5 डैश, ये हो गई 3 डैश, ये हो गया 3 डैश, ये क्या है बेटा, एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के अंदर सुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है, वहां पे स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर ये काटने का काम करते हैं, वेरिएबल साइट पर नहीं काटते हैं। ये बेटा देखो, ये एक डीएनए ए और टी के बीच में काट रहा है, यहां पर भी ए और टी के बीच में काट रहा है, और यहां पर भी क्या हो रहा है, ए और टी के बीच में काटने का काम कर रहा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब किसी जीव के जीनोटाइप को, क्या कह रहा है क्वेश्चन, जब किसी जीव के जीनोटाइप को विदेशी जीन के टुकड़े से सुधारा जाता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है। किसी जीव के अंदर क्या कह रहा है कि व्हेन द जीनोटाइप एन ऑर्गेनिज्म इज इंप्रूव्ड बाय द एडिशन ऑफ फॉरेन जीन, अगर फॉरेन जीन की सहायता से, फॉरेन जीन को इंसर्ट करके उसके जो भी ओरिजिनल जीन है उसको चेंज किया जाता है, तो यही क्रिया तो बेटा क्या कहलाती है, इसी को तो अपन लोग आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। देखो बेटा इसका एक्सप्लेनेशन कि दिस इज द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, द मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जेनेटिक कंपोजिशन बाय आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक एक्सोजीनस डीएनए टू एनहांस द ट्रेट्स। इट इज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, आनुवंशिक अभियांत्रिकी बोलते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। एक आनुवंशिक रूप से हेरफेर किया गया जीव जिसके जीनोम में किसी अन्य प्रजाति का एक या अधिक प्रविष्ट जीन होता है, वह जीन क्या कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसजेनिक जीव बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं बेटा, पारजीनी जीव। ऐसा जीव जिसके अंदर कोई बाहरी जीन अपन ने इंसर्ट कर लिया है और वह जीव अब उसके अंदर कुछ नए लक्षण पैदा हो गए हैं, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसजेनिक जीव या पारजीनी जीव कहते हैं। कई तरीके के ट्रांसजेनिक जीवों को बनाया गया है, जैसे बीटी कॉटन है, बीटी मेज है, कई प्रकार के चूहे बनाए गए हैं, कई प्रकार की मछलियां बनाई गई है, गोल्डन राइस, ये भी एक पराजीनी जीव ही कह सकते हैं। जंतु की बात करें तो है ट्रांसजेनिक, और पादपों की बात करें तो जीएम क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स हुज जीन्स हैव बीन altered by manipulation are called as genetically modified organisms। क्या बोलते हैं उनको, genetically modified organisms, और they are also known as transgenic organisms। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखना बेटा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं। फसली पौधों में जीन के स्थानांतरण में सामान्यतः किस वाहक का उपयोग किया जाता है। जितने भी क्रॉप प्लांट्स होते हैं,
क्रॉप प्लांट्स के अंदर जीन का स्थानांतरण करना है, ठीक है, जीन का स्थानांतरण करना है, तो उसके लिए किस प्रकार के वाहक का उपयोग किया जाता है? तो बेटा सब जानते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया जो है उसके टीआई प्लाज्मिड को काम में लिया जाता है फसली पौधों के अंदर जीन के स्थानांतरण करने के लिए। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा? टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये इसका आंसर दे रहा है कि द टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। टीआई की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? टीआई की फुल फॉर्म होती है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्या होती है बेटा? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है ना। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से जो होता है वो अपने टी डीएनए को सामान्य कोशिका टी डीएनए को पादप के कोशिकाओं में स्थानांतरित कर देता है, जिसके कारण पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाएगा और उसके अंदर एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं बेटा क्राउन गॉल डिजीज। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस की ट्यूमर या अर्बुद को प्रेरित करने की क्षमता किस में स्थित होती है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस बेटा बार बार आ रहा है, अपन इसको एक बार चेक कर लेते हैं, देखना समझा देता हूं पूरा कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। बेटा ये क्या करता है? ये डायकॉट प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है। डायकॉट प्लांट को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। ठीक है, केवल द्विबीजपत्री पौधों को करेगा, एक बीजपत्री को नहीं करेगा। इसके अंदर एक प्लाज्मिड है जिसका नाम है टीआई प्लाज्मिड। क्या नाम है बेटा? टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्या नाम है बेटा? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ये इसका नाम है। इस टीआई प्लाज्मिड के अंदर एक विशेष डीएनए अनुक्रम होता है जिसका नाम है टी डीएनए, या जिसको बोलते हैं बेटा ट्रांसफर डीएनए। क्लियर है? ये टी डीएनए क्या होता है बेटा? प्लांट सेल के अंदर चला जाता है, प्लांट सेल के अंदर एंटर हो जाता है और वहां पर क्या करेगा? सेल डिवीजन को डिस्टर्ब करता है। सेल डिवीजन को क्या करेगा? अनकंट्रोल्ड कर देगा, अनकंट्रोल्ड कर देगा, जिसकी वजह से सेल के अंदर क्या बन जाएगी? ट्यूमर, या प्लांट के अंदर क्या बन जाएगी? ट्यूमर। और इस डिजीज को अपन लोग बोलते हैं बेटा क्राउन गॉल डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्राउन गॉल डिजीज। ये पूरा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के बारे में। अगर अपन इसमें से रोगजनक जीन को हटा लें तो अपन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के टीआई प्लाज्मिड को बहुत ही अच्छी तरीके के वाहक के रूप में काम में ले सकते हैं। तो बेटा क्या था क्वेश्चन, देखना कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस की अर्बुद को प्रेरित करने की क्षमता किस में पाई जाती है? उसके अंदर उपस्थित प्लाज्मिड के अंदर पाई जाती है। तो उसके अंदर कौन सा प्लाज्मिड होता है बेटा? उसके अंदर आपके होता है टीआई प्लाज्मिड। तो आंसर क्या चला जाएगा? टीआई प्लाज्मिड। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन एम ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग? क्या है बेटा? जंगली जीन को नष्ट करना। सही बात है, इसकी हेल्प से अपन लोग जो भी वाइल्ड जीन है उसको हटाकर वहां पर अपना न्यू वांटेड जीन इंसर्ट कर सकते हैं। दोषपूर्ण जीन को संरक्षित करना, प्रिजर्विंग दी डिफेक्टिव जीन। बिल्कुल सही बात है, अपन डिफेक्टिव जीन को सही कर सकते हैं। नई जीन को प्रवेश कराकर मानव रोगों का उपचार करना, क्योरिंग दी ह्यूमन डिजीज बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू जीन्स। बिल्कुल सही बात है, ये तीनों ही जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्या है? उद्देश्य हैं। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा? उपरोक्त सभी। ये इसका एक्सप्लेनेशन है बेटा। एक्सप्लेनेशन चलो दिया ही नहीं है इसका, चलो दिया ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर है। तो न्यूक्लिक अम्ल का वह खंड जिसका उपयोग किसी जीन को उसके साथ संकर बनाकर खोजने के लिए किया जाता है। बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसको बोलते हैं प्रोब। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोब। ठीक है, प्रोब। और प्रोब क्या होते हैं? प्रोब कृत्रिम रूप से संश्लेषित एकल रज्जु की डीएनए खंड होते हैं। क्या होते हैं बेटा? प्रोब क्या होते हैं? कृत्रिम रूप से संश्लेषित एकल रज्जु की डीएनए खंड होते हैं, डीएनए के खंड होते हैं। और इसका उपयोग अपन किसके लिए करते हैं? इसका उपयोग
किसी जीन को उसके साथ संकर बनाकर उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। ये देखो बेटा डीएनए प्रोब है, ये वाला आपको दिख रहा है, ये डीएनए प्रोब है, ये अपने संपूरक डीएनए के साथ जुड़ जाता है, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं बेटा, प्रोब कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, डीएनए प्रोब कहते हैं। क्लियर है बेटा, यही है बेटा। डीएनए प्रोब इज अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए टेक्ड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, इसके साथ रेडियो सक्रिय मॉलिक्यूल को जोड़ दिया जाता है। इट इज यूज टू डिटेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बाय हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एक इसको यह पता लगाने के लिए कि उस दूसरे जिसके साथ जुड़ रहा है उसका अनुक्रम क्या है, इसका पता लगाने के लिए क्या इसका उपयोग किया जाता है बेटा, डीएनए प्रोब का उपयोग किया जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। टैग डीएनए पॉलीमरेज, बेटा अपन सब जानते हैं कि जो टैग डीएनए पॉलीमरेज होता है, टैग डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग किया जाता है। यह किससे संबंधित है, टैग डीएनए पॉलीमरेज जिसका उपयोग डीएनए के परिवर्धन के लिए किया जाता है, यह किससे संबंधित है, टैग डीएनए पॉलीमरेज किससे संबंधित है बेटा, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, पीसीआर टेक्निक्स, जीन क्लोनिंग या आरडीएनए टेक्नोलॉजी। बेटा देखा जाए तो बेसिकली ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, लेकिन इन दोनों के अंदर जो मोस्ट सही आंसर जो है ये क्या हो जाएगा बेटा, पीसीआर तकनीकी। पीसीआर तकनीकी के लिए ये आपको पीसीआर की जो है वो थर्मोसाइक्लर दिख रहा है, ये क्या है बेटा, थर्मोसाइक्लर है। और टैग डीएनए पॉलीमरेज के बारे में दो तीन चीजें और भी इंपॉर्टेंट है बेटा। टैग डीएनए पॉलीमरेज क्या है बेटा, ताप स्थायी एंजाइम है। कैसा है बेटा, ताप स्थायी एंजाइम। ताप स्थायी का मतलब क्या है बेटा, थर्मोस्टेबल एंजाइम, थर्मोस्टेबल है। थर्मोस्टेबल एंजाइम का क्या मतलब होता है बेटा, यह उच्च ताप पर भी क्या होता है, नष्ट नहीं होता है, उच्च ताप पर भी नष्ट नहीं होता है। दूसरा, इसका स्रोत क्या है, इसका स्रोत है बेटा एक जीवाणु, और उस जीवाणु का नाम क्या है बेटा, थर्मस एक्वेटिकस। क्या नाम है बेटा, थर्मस एक्वेटिकस। इज दैट क्लियर बेटा। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, प्लाज्मिड के लिए क्या सत्य है, ये पूछ रहा है कि विच इज ट्रू फॉर प्लाज्मिड। इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ आ रहा है, मैं लिख लेता हूं, विच इज ट्रू फॉर प्लाज्मिड। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मिड के लिए सही है बेटा। क्या कह रहा है, पहला, प्लाज्मिड का उपयोग जीन स्थानांतरण में व्यापक रूप से किया जाता है, बिल्कुल सही है, इसका उपयोग करते ही एज ए वेक्टर। ये वायरस में पाए जाते हैं, नहीं ये वायरस में नहीं होते, ये किस में होते हैं बेटा, जीवाणु में होते हैं। किस में होते हैं बेटा, जीवाणु में होते हैं। किस में होते हैं बेटा, जीवाणु में। ठीक है, अगला, प्लाज्मिड में जैविक क्रियाओं के लिए जीन होते हैं, नहीं प्लाज्मिड में जैविक क्रियाओं के लिए जीन नहीं होते। ये गुणसूत्र के मुख्य भाग नहीं, ये गुणसूत्र के मुख्य भाग नहीं होते हैं, गुणसूत्र डीएनए के अतिरिक्त होते हैं बेटा। कैसे होते हैं बेटा, अतिरिक्त गुणसूत्रीय होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, अतिरिक्त गुणसूत्रीय, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ये होते हैं बेटा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा, प्लाज्मिड का उपयोग जीन स्थानांतरण में व्यापक रूप से किया जाता है, आंसर चला जाएगा एक। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि प्लाज्मिड जीवाणु में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्रीय गोलाकार डीएनए होते हैं, इनका उपयोग वाहक के रूप में विजातीय डीएनए को परपोषी जीवों में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। निम्नलिखित में से कौन डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटता है। तो बेटा अपन सब जानते हैं कि डीएनए को निश्चित नाइट्रोजन सारकों से काटने के लिए हमेशा प्रतिबंधन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये तो काटने का काम करता है। लाइगेज क्या करता है बेटा, लाइगेज जोड़ने का करता है। लाइगेज क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। एक्सोन्यूक्लियस भी काटने का काम करते हैं, बाहर से काटते हैं। क्षारीय फॉस्फेट समूह है नहीं अभी इस बार एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस को आणविक कैंची कहा जाता है, जो डीएनए को विशिष्ट पैलिंड्रोमिक अनुक्रमों पर पहचानते हैं और उन्हें काटने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आनुवंशिक इंजीनियरिंग में डीएनए का हेरफेर किसकी खोज के कारण संभव हुआ। बेटा ये ध्यान रखना, एक एनसीईआरटी ने लाइन लिख रखी है, अपन ने डिस्कस भी की थी कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी का जो मेन उद्देश्य है वह तभी पूरा हो पाया जब किस एंजाइम का खोजा गया था, जब प्रतिबंधन एंजाइम को खोजा गया था। जब प्रतिबंधन एंजाइम की खोज हुई तभी अपन लोग आनुवंशिक पदार्थ के अंदर हेरफेर कर सके। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या चला जाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट देखना बेटा अगला क्वेश्चन, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस के बारे में कुछ बात पूछ रहा है
कि ये वे एंजाइम है जो डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटते हैं, बिल्कुल सही है। मौजूदा डीएनए या आरएनए के पूरक डीएनए बनाते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं ये, ठीक है। डीएनए के टुकड़ों को काटते हैं या जोड़ते हैं, ये गलत हो गया ना बेटा, जोड़ने वाला नहीं होना चाहिए, काटने वाला होना चाहिए। वेक्टर रहित प्रत्येक जीन स्थानांतरण में आवश्यक है, वेक्टर रहित में नहीं, वेक्टर रहित में भी इसको तो चाहिए ही चाहिए। तो ये क्या होगा, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस वे एंजाइम जो डीएनए को हमेशा विशिष्ट स्थलों पर काटने का काम करते हैं। प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस केवल डीएनए को काटते हैं, जोड़ते नहीं है, वे डीएनए के अंदर विशिष्ट शर्करा फास्फेट आधार को तोड़ते हैं। जोड़ने का काम कौन करता है बेटा, लाइगेज करता है। मैं अगेन बेटा कह रहा हूं, बहुत ही अच्छी स्लाइड्स बनाई हुई है, हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको इसी स्लाइड के अंदर मिलेगा। यह चीज एकमात्र इंस्टीट्यूट मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट के अंदर देखने को मिलेगी, इसलिए अच्छे तरीके से इसको आप लोगों को देखना है, बहुत ही शानदार तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ना है, तो इस प्लेटफॉर्म पे जरूर आइए। देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस के बारे में एक और बात कह रहा है, पूछ रहा है कि ये जीवाणु द्वारा उनके रक्षा तंत्र के रूप में संश्लेषित किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। स्तनधारी कोशिकाओं में मृत कोशिकाओं के डीएनए के अपघटन के लिए होते हैं, नहीं, ऐसा कुछ बात ही नहीं है बेटा, स्तनधारी कोशिकाओं से क्या लेना देना यहाँ पर। आनुवंशिक इंजीनियरिंग में दो डीएनए अणुओं को जोड़ने के लिए, नहीं, लाइगेज का काम करते हैं। इन विट्रो डीएनए में संश्लेषण बिल्कुल नहीं है, तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा, फर्स्ट। बेटा हमेशा इसी अप्रोच को काम में लेना है, हमेशा नीट जैसे एग्जाम के अंदर आपको क्या करना है, जो गलत उत्तर है उसको काटते जाना है, गलत उत्तर को काटते जाना है, तो आपका जो सही है वो अपने आप बच जाएगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस क्या है, कि ये जीवाणुओं द्वारा उनके रक्षा तंत्र के रूप में संश्लेषित किए जाते हैं। याद करो अपन ने पढ़ा था 1963 के अंदर दो एंजाइम निकले थे, ठीक है, जिन्होंने एक तो क्या करता था, मैथिल ग्रुप जोड़ता था, और एक जीवाणुओं के अंदर जीवाणु भोजी के डीएनए को काटने का काम करता था। तो ये रक्षा तंत्र के रूप में ही इसका उपयोग सबसे पहले हुआ था, कि वे एंजाइम जो जीवाणुओं के प्रतिबंधन रूपांतरण तंत्र का हिस्सा है, ये जीवाणु भक्षी वायरस के डीएनए को काटकर जीवाणु की क्या करते हैं, रक्षा करने का काम करते हैं। ये देखो बेटा, जब ये वायरस या जिसको अपन लोग बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, ये अपने डीएनए को अंदर छोड़ते हैं, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको स्कैन करता है और वायरल डीएनए को क्या कर लेता है, टुकड़ों के अंदर काट देता है। दूसरा एंजाइम क्या करता है, इसके ऊपर मैथिल ग्रुप को जोड़ता है, ये अपन ने बताया भी था जब थ्योरी पढ़ रहे थे। नेक्स्ट, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में एक बड़ा प्लाज्मिड होता है जो पौधों में ट्यूमर प्रेरित करता है, इसे क्या कहते हैं, इसी को तो बेटा टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहते हैं। ये देखो बेटा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है, और ये जो आपको दिख रहा है टीआई प्लाज्मिड, इसका ये प्लांट सेल है, ये क्या है बेटा, पादप कोशिका। तो इस पादप कोशिका के अंदर अपने टीआई प्लाज्मिड के टी डीएनए को डाल देता है और जीन को स्थानांतरित करता है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा है बेटा। पीसीआर में 6 चक्रों के बाद डीएनए, ये डीएनई नहीं है, ये डीएनए है, ठीक है। डीएनए नमूने की कितनी प्रतियां बनती है, तो बेटा अपन ने एक फॉर्मूला बताया था कि बनने वाली पीसीआर में बनने वाले डीएनए अणुओं की संख्या, और उस संख्या के लिए अपन ने एक फॉर्मूला बनाया था 2 दी पावर n। क्या बनाया था बेटा, 2 दी पावर n, और n बराबर क्या है, चक्रों की संख्या। n की वैल्यू यहाँ पे क्या रखनी है अपन को, चक्रों की संख्या। तो यहाँ पर n कितना दे रखा बेटा, 6 दे रखा है, n यहाँ पर दे रखा है 6, तो 2 दी पावर 6, तो 2 दी पावर 6 कितना होता है बेटा, 2 दी पावर 6 होता है बेटा 64। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा, 64। 2 दी पावर 6 64 क्या हो जाएगा बेटा, आंसर चला जाएगा 64, ठीक है। ये देख लो बेटा 2 दी पावर 6, जैसे साइकिल 1 होता है तो 2 बनेंगे, साइकिल 2 होगा तो 4 बनेंगे, इस तरीके से 3 होंगे तो 8 बनेंगे। 2 दी पावर n, n यहाँ पर क्या है बेटा, n बराबर चक्रों की संख्या, n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, चक्रों की संख्या। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, तापीय चक्र किस तकनीकी में होता है, तापीय थर्मल साइकिल किस तकनीकी के अंदर होता है, तो थर्मल साइकिल हमेशा किसके अंदर होता है बेटा, पीसीआर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है बेटा, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर थर्मल जो है
साइकिल का उपयोग किया जाता है, जिसके अंदर पहले तापमान बढ़ाते हैं थोड़ा, फिर कम करते हैं, फिर वापस थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो ये किसके अंदर करते हैं बेटा? पीसीआर तकनीकी के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर तो डीएनए के खंडों को अलग करने का काम किया जाता है उसके साइज के अनुसार। सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर तो पार्टिकल्स को अलग किया जाता है, पढ़ेंगे आगे। और सडन ब्लॉटिंग डीएनए हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बेस्ड होता है, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो यही है कि पीसीआर रिलाइज ऑन थर्मल साइक्लिंग, रिपीटिंग, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द रिएक्शन टेम्पलेट। दिस कंट्रोल द 3 स्टेप्स, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सचेंज। पहला टेम्परेचर 94, फिर करते हैं 54, फिर करते हैं 72, फिर वापस 72 से 92 पे। टेम्परेचर एनसीईआरटी नहीं लिख रखे हैं, थर्मल साइकिल की बात याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण का उदाहरण है? डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। किसकी बात कर रहा है बेटा? डायरेक्ट। पहली बात तो कि डायरेक्ट जीन ट्रांसफर होता क्या है बेटा? अगर जीन के स्थानांतरण के लिए अपन किसी भी तरह का वाहक का उपयोग नहीं करते हैं, जीन स्थानांतरण के लिए अगर अपन किसी भी तरह के वाहक का उपयोग ना करके जीन को सीधे ही पादप कोशिका में या जंतु कोशिका में स्थानांतरित करते हैं, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण बोलते हैं। और प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की 2 विधियां अपने अंदर सिलेबस के अंदर, एक का नाम है जीन गन और दूसरे का नाम है बेटा माइक्रो इंजेक्शन। बेटा याद करिए, माइक्रो इंजेक्शन जो होती है वह जंतु सूक्ष्म इंजेक्शन, इसी को बेटा सूक्ष्म इंजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सूक्ष्म इंजेक्शन। बेटा इंजेक्शन, सूक्ष्म इंजेक्शन का उपयोग तो किसके लिए किया जाता है? जंतु कोशिका में जीन स्थानांतरण के लिए। और जीन गन का उपयोग, ये बेटा जीन गन ऐसी होती है कुछ, जीन गन का उपयोग किस में? पादप कोशिका में जीन स्थानांतरण के लिए किया जाता है। तो ये क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण का उदाहरण है? माइक्रो इंजेक्शन भी है, पार्टिकल गन या जीन गन भी है, और एक बेटा इलेक्ट्रोपोरेशन भी होता है, वो एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए आंसर क्या चला जाएगा? आंसर चला जाएगा 4। इसको इलेक्ट्रोपोरेशन के अंदर क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी देकर उसके अंदर कुछ पोर क्रिएट किए जाते हैं, जिससे डीएनए उसके अंदर चला जाता है। पार्टिकल गन, जीन गन को अपन लोग पार्टिकल बम्बार्डमेंट या बायोलिस्टिक मेथड भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? बायोलिस्टिक मेथड कहा जाता है, बायोलिस्टिक मेथड। ये सब एक ही नाम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या करते हैं? यूजिंग इलेक्ट्रिक पल्सेस टू क्रिएट ट्रांजिट पोर इन द मेम्ब्रेन। ये इलेक्ट्रोपोरेशन है, जिसके कुछ इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करके अस्थायी छिद्र बनाते हैं, जिससे डीएनए जो होता है उसके अंदर एंटर कर जाता है। नेक्स्ट देखना बेटा, प्रतिबंधन एंजाइम है आनुवंशिक इंजीनियरिंग में हमेशा आवश्यक नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आवश्यक होते हैं। ये तो आंसर है ही है, ये राइट है। एसेंशियल टूल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, बिल्कुल सही है। न्यूक्लियस दैट क्लीव डीएनए एट स्पेस, बिल्कुल सही है। हमेशा आवश्यक नहीं। देखो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। इसका ऑप्शन चला जाएगा बेटा 4 नंबर। इसका नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। आनुवंशिक इंजीनियरिंग में महत्वपूर्ण उपकरण है, विशेष स्थानों पर डीएनए को काटने वाले न्यूक्लियसेस हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर चला जाएगा बेटा 4। इसका आंसर क्या चला जाएगा? 4। बिल्कुल जरूरी नहीं है। देखो बेटा, अगर प्रोकैरियोटिक सेल है बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर अपन प्रतिबंधन एंजाइम को क्यों काम में लेते हैं? इसलिए काम में लेते हैं कि अपन डीएनए को काटकर उससे जीन को प्राप्त कर सकें। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, जैसा कि अपन सभी जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पूरा का पूरा डीएनए जीन है, तो उसको काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसको काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखना बेटा, मैं कह रहा हूं अगर प्रोकैरियोटिक सेल है, ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं प्रोकैरियोटिक सेल है बेटा, अपन सब जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर पूरा डीएनए जो है वह जीन के बराबर ही होता है, ठीक है, पूरा डीएनए जीन के बराबर होता है। और अपन प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग क्यों करते हैं बेटा? अपन प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग इसीलिए तो करते हैं ताकि अपन लोग डीएनए से जीन को प्राप्त कर सकें, डीएनए से जीन को प्राप्त कर सकें। लेकिन यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पूरा ही जीन है, तो उसको काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसका मतलब अगर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अप्लाई कर रहे हैं तो अपन को किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम में लेना जरूरी नहीं है। तो ये आंसर यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा इस केस के अंदर, ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने कॉन्सेप्ट को चेंज करने, नॉट अगर यही बात करता यूकैरियोटिक के लिए तो ये सही माना जाता। एसेंशियल टूल बिल्कुल सही है।
न्यूक्लियसेस दैट क्लीव डीएनए, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा, यहां पर आंसर चला जाएगा आपके 4 की 2 और 3 बिल्कुल सही है। क्लियर है बेटा, ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। दे आर मॉलिक्यूलर सीजर न्यूक्लियसेस दैट इन्फेक्ट्स द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस एंड क्लीव इट एट स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, ये बताया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखना बेटा, एक जीवाणु अपने डीएनए में मिथाइल समूह को जोड़कर उसे संशोधित करता है, वह ऐसा क्यों करता है? बेटा अपन ने बताया था कि 1963 के अंदर बैक्टीरिया से 2 प्रकार के एंजाइम्स निकाले गए थे। एक तो मैथिल समूह जोड़ता था और दूसरा क्या करता था, जीवाणु भोजी के डीएनए को काटता था। मैथिल समूह किसके ऊपर जोड़ा? मैथिल समूह जीवाणु कोशिका के डीएनए के ऊपर जोड़ा, ताकि उसके खुद के अंदर पड़ा प्रतिबंधन एंजाइम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सके। क्लोन नहीं, बिल्कुल ये ऐसा नहीं होता है। बी एबल टू ट्रांसक्राइब मैनी जीन्स, नहीं ऐसा भी नहीं है। टर्न इट्स जीन, नहीं है। प्रोटेक्ट इट्स डीएनए फ्रॉम इट्स ओवन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, खुद के डीएनए को खुद के ही प्रतिबंधन एंजाइम से बचाने के लिए वह क्या करता है, उसके साथ मैथिल समूह को जोड़ता है। बैक्टीरियल डीएनए उसके साथ में क्या जुड़ गया बेटा, मैथिल। इसकी वजह से इसका खुद का प्रतिबंधन एंजाइम इसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा, क्योंकि प्रतिबंधन एंजाइम किसको आइडेंटिफाई करेगा, प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए को आइडेंटिफाई करता है। नाउ इट इज व्हाट, इट इज मेथाइलेटेड डीएनए। ये क्या है बेटा, मिथाइलेटेड डीएनए है, ना कि डीएनए, इसलिए वह डीएनए उससे बचा हुआ रहता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा, प्रोटेक्ट डीएनए फ्रॉम इट्स ओवन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा, प्रतिबंधन एंजाइम इको R1 में कौन सा गुण होता है? प्रतिबंधन इको R1 के अंदर बेटा कौन सा गुण होता है? एंडोन्यूक्लियस का होता है या एक्सोन्यूक्लियस का होता है, लाइगेशन एक्टिविटी है या करेक्टिंग दी टोपोलॉजी? कौन सा गुण होता है बेटा? एंडोन्यूक्लियस का एक्टिविटी इसके अंदर पाई जाती है। क्या होता है बेटा? एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी इसके अंदर, अच्छा मैं आगे पहले ही चला गया, सॉरी। एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी इसके अंदर पाई जाती है। एंडोन्यूक्लियस जो मतलब डीएनए को नीचे बीच में से काटे। डीएनए लाइगेज एक एंजाइम है जो उत्प्रेरित करता है। बेटा डीएनए लाइगेज को अपन मॉलिक्यूलर गम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? मॉलिक्यूलर गम कह सकते हैं। जो क्या करता है, डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने का काम करता है। डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने का काम करता है। ये 2 डीएनए के टुकड़े हैं, ये रहा लाइगेज, ये क्या करेगा, इन दोनों डीएनए को जोड़कर एक डीएनए बना देगा। तो क्या करता है, स्प्लिटिंग ऑफ डीएनए नहीं, स्प्लिटिंग के लिए नहीं काम में लेते, जोइनिंग ऑफ द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए के टुकड़ों को जोड़ना, बिल्कुल सही बात है। क्या चला जाएगा आंसर? सेकंड चला जाएगा, आंसर चला जाएगा आपके सेकंड। क्लियर है, आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। डीएनए के हेरमेर में शामिल एक प्रकार की जैव प्रौद्योगिकी है। अ काइंड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्विंग मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए इज आनुवंशिक अभियांत्रिकी, आनुवंशिक इंजीनियरिंग। क्लियर है बेटा, आनुवंशिक इंजीनियरिंग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आज की क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट अपन और कुछ एमसीक्यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।